हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। बेटा हम लोग जो चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं वो चैप्टर है विमीय विश्लेषण। कौन सा है? विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण चैप्टर में अभी तक हमने सारी प्रोसेस पढ़ ली है। अब हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, यानी कुछ आंकिक प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे, है ना। यानी कैसे हम मतलब इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं उनको देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, सबसे पहला तरीका जो हमने बताया था आप उसी पर आ रहे हैं कि अगर आपको ये बताया जाए कि F बराबर कैपिटल G m1 इनटू अपॉन r स्क्वायर है, एक फॉर्मूला दे दिया F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इनटू अपॉन r स्क्वायर है। इसमें आपको कैपिटल G की विमा और आपको इसका मात्रक भी ज्ञात करना है। बस ये जरूर बता दिया जाएगा कि जहां प्रतीकों का अर्थ क्या है, सामान्य है। यानी जो हम पढ़ते हैं, जैसे F पढ़ते हैं बल होता है तो बल ही है, M पढ़ते हैं द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान ही है, R पढ़ते हैं दूरी होती है तो दूरी ही है। इसका मतलब ये है यानी जहां प्रतीकों का अर्थ सामान्य है, मतलब जो चीजें हम जिस तरह से पढ़ रहे होते हैं ये वही है। बात समझ में आ गई? चलिए ये देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा और जो दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम उस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे? हल करेंगे। यानी आपको यहाँ पर क्या दिया है? आपको दिया है F क्या है? बल है। F क्या है? बल है। ऐसा ही पद्धति छोड़ दें अगर तो हमारे पास M के इस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है, बल का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये MKS में है, ठीक है, इसमें है MKS में है। अब अगर हमसे पूछा जाएगा इसकी विमा, तो हमने बताया था कुछ आपको विमाएं याद रखनी है, उनमें से एक बल की है। बल की विमा आपको याद रखनी है, तो बल की जो विमा होती है वो होती है mLT की पावर -2। उसी प्रकार से m1 और m2 ये दोनों ही क्या हैं? द्रव्यमान हैं। ये दोनों ही क्या हैं? द्रव्यमान है, ठीक है। बस m1 जो है वो पहले पिंड का होगा और m2 जो है वो दूसरे पिंड का होगा। ये फॉर्मूला हमने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। बात समझ में आ रही है? तो m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और दोनों ही द्रव्यमानों का जो मात्रक होगा वो होगा किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। और इसकी जो विमा होगी वो होगी m। क्या होगी? m। फिर बात करते हैं r क्या है। तो r वैसे तो यहाँ पर दूरी है, r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो r क्या है? r जो है वो है दूरी, और इस दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। उसी प्रकार से जो कैपिटल G है इसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और इसका मात्रक भी ज्ञात करना है और विमा भी हमें ज्ञात करनी है। ये चीजें आपको दी गई है क्वेश्चन में, जिनको सिर्फ ये बता के छोड़ दिया गया है कि प्रतीकों का अर्थ सामान्य है। क्यों? क्योंकि ये सब प्राइमरी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, ये आपको तैयार होनी ही चाहिए। यानी अगर ये आपको तैयार नहीं होंगी तो फिर अब आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत मुश्किल होने वाली है। हालांकि ये सारी विमाएं कैसे निकलती हैं ये भी हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने चलते हैं। और सॉल्यूशन करने के लिए जो आपको प्रश्न में सूत्र दिया गया है उस सूत्र को लेकर हम आते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार ही हम इसको हल करने जा रहे हैं। देखते हैं आपको फॉर्मूला दिया गया है, वो दिया गया है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें से आपको कैपिटल G का मान ज्ञात करना है, तो कैपिटल G यही रखो, बाकी इधर भेज दो। तो कैपिटल G F इनटू r स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? m1 m2 आ गया। अच्छा, अब क्या करना है? अब हमको सभी के मात्रक रख देंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अगर मात्रक निकालें तो हम सभी के मात्रक लिख दे रहे हैं। तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू, F यानी बल है, बल का मात्रक हमने बताया किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर r स्क्वायर है, तो यहाँ पर मीटर है और मीटर का स्क्वायर। r क्या है? दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे। m1 आपका द्रव्यमान है, मात्रक होगा किलोग्राम। फिर m2 आपका द्रव्यमान है, मात्रक होगा
किलोग्राम। 1 किलोग्राम से किलोग्राम क्या हुआ, कैंसिल कर सकते हैं और कैपिटल G इक्वल टू हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर इनटू मीटर मतलब मीटर क्यूब अपॉन में आ जाएगा सेकंड। ये वाला किलोग्राम थोड़ा आगे लिखने में अच्छा लगेगा, तो किलोग्राम इनटू में क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। अब अगर इसे आप व्यवस्थित तरीके से लिखना चाहते हैं जैसा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसे आप लिख सकते हैं कैपिटल G इज इक्वल टू मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम इनटू सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये मात्रक है, किसका मात्रक है, कैपिटल G का। कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। सब सारी चीजों का आंसर है ना, बात समझ में आ रही है ना। ये सब चीजें मैंने बताई हैं पीडीएफ में, वही मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक, अब क्या करते हैं कैपिटल G की हम क्या ज्ञात करेंगे, विमा ज्ञात करेंगे, है ना। कैपिटल G की विमा ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से फॉर्मूला उठा लो, है ना। विमा ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से फॉर्मूला उठाओ, कैपिटल G कैपिटल F R स्क्वायर अपॉन m1 m2। सभी पदों की अगर विमाएं पता है तो आप रखो ऊपर, बल की विमा क्या होगी ml t की पावर -2 r यानी दूरी की विमा क्या होगी, l पावर है 2 तो आपने लगा दिया स्क्वायर, इक्वल कर दो, अपॉन में लो, m1 क्या है m है, m1 क्या है m है, m2 क्या है m है। भाई इनकी विमाएं क्या होती है m। अब आप m से m एक पावर से पावर कैंसिल कर सकते हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यानी कैपिटल G इज इक्वल टू m से m खत्म हो गया, यहाँ पर बच गया l की पावर 3 और t की पावर -2 और अपॉन वाला m ऊपर जाएगा तो पावर 3 लिखा जाएगा -1। यानी अगर आप इसकी विमा लिखना चाहते हैं तो m पे पावर -1 l पे पावर +3 और t की पावर -2 आएगा। बात समझ गए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अब इन क्वेश्चंस को मतलब ये एक नंबर के जो आपके क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, ये सारी चीजें आपकी बेसिक चीजें। ये जरूरी नहीं है कि आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड एग्जाम नहीं देना है तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब चीजों से आप 12th में बहुत कुछ पढ़ेंगे। यानी ये आपके 12th के लिए क्या है, बेसिक चीजें हैं। यानी 12th में जब आप पढ़ने आओगे तो ये सारी चीजें आपके लिए किसका काम करेंगे, बेस का काम करेंगे, फाउंडेशन का काम करने वाली है। बात समझ में आ रही है। तो अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वैद्युत धारा पढ़िए। हाँ, क्या होती है वैद्युत धारा, किसी चालक कार में 1 सेकंड में प्रवाह आवेश के परिमाण को कहते हैं वैद्युत धारा। यानी 1 सेकंड में जितनी धारा बह जाएगी वही होगी वैद्युत धारा। मात्रक क्या होता है, एम्पियर। मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब अगर मान लो एक कहा जाए आवेश, आवेश है ना, आपको कहा जाए आवेश की विमा निकालनी है। किसकी विमा निकालनी है, क्वेश्चन है आवेश की विमा ज्ञात करो, आवेश की विमा ज्ञात करो। भाई आवेश का हमको मात्रक पता है, क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो बेटा इसकी विमा ज्ञात करने के लिए आप लिखोगे सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखोगे वी नो दैट। आपको पता है, मैं वही बता रहा हूँ। क्या पता है, Q बराबर क्या होता है, I T। I जो है वो आपकी मूल राशि है, T जो है वो भी आपकी मूल राशि है ना, याद है ना। I क्या है, वैद्युत धारा। I क्या है, वैद्युत धारा। मात्रक क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, विमा क्या होने वाली है, कैपिटल A। विमा क्या होगी, कैपिटल A होगी। स्मॉल t क्या है, समय है। स्मॉल t क्या है, समय है। मात्रक क्या होगा, सेकंड। विमा क्या होगी, कैपिटल T। विमा क्या होगी, कैपिटल T होगी। समझ में आ रहा है ना भैया, अच्छी तरह से देखना है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, y की विमा रखो क्या होगी, a। समय की विमा रखो क्या होगी, t। यानी q बराबर q की जो विमा होगी वो क्या होगी, at। q की विमा क्या होगी, at। बात समझ में आ रही है। छोटी छोटी चीजें है ना, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे बहुत अच्छा फॉर्मूला। उसके में भी हमें विमाएं याद करनी है, इसलिए आपको ये सारी चीजें याद करके। Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. तो बच्चों जैसे कि चैप्टर चल रहा है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंसिंग टॉपिक है आपका। बहुत सारी रिएक्शंस आप बैलेंस कर भी चुके हैं और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है और एक आपका
रिडॉक्स रिएक्शन में आपको एक और मेथड मैंने बताया हुआ था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आपने इस तरीके से 2 मेथड्स पढ़े हुए हैं। रिएक्शन बहुत सारी बैलेंस की हुई हैं। ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना आपको आता है, ऑक्सीकारक अपचायक पहचानना भी आपको आता है। अभी तक सब कुछ आप सीख चुके हैं। कुछ ही दिनों में आपके टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दिया जाएगा। अब कुछ एक एक्स्ट्रा तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक पर्टिकुलर कोई एक आणविक अभिक्रिया दे दी जाती है और कहते हैं कि इस अभिक्रिया को आयनिक रूप में परिवर्तित कीजिए। तो आज हम लोग कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे। ओके, लुक एट हियर। क्वेश्चन है जैसे लाइक कि आपको रिएक्शन दिया गया है SnCl2 and HgCl2 react with each other and converted into SnCl4 and Hg2Cl2. दिस इज अ गिवन क्वेश्चन। ये आपको रिएक्शन दी गई है। अब कहते हैं कि इस अभिक्रिया को, आणविक अभिक्रिया है, कहते हैं कि इस अभिक्रिया को आयनिक रूप में परिवर्तित कीजिए। तो पहले तो हम लोग आज आयनिक अभिक्रिया में परिवर्तित करना सीखेंगे, इसका आयनिक फॉर्म कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखेंगे। फिर इसके बाद में यही क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे आगे बढ़ाकर कह देते हैं कि इस अभिक्रिया को, इस आणविक अभिक्रिया को आप आयनिक रूप में बदल कर बैलेंस करिए। फिर बैलेंस करने को भी कहते हैं। और फिर जो फाइनली आंसर आता है, फिर उस रिएक्शन का जो आयनिक वाला आंसर आएगा उसे फिर से बोलते हैं कि आप इसे फिर से एक बार ही चेंज करिए आणविक रूप में। इट मीन आपको क्या क्या काम करना होगा, पहले आणविक अभिक्रिया को आयनिक में बदलेंगे, देन उसके बाद में बैलेंस करेंगे। वो स्पेसिफिक मेथड है, चाहे आयन वाले मेथड से कर लें आप या फिर ऑक्सीडेशन मेथड से कर लें आप, बैलेंस करिए, चाहे किसी भी मेथड से बैलेंस करिए। तो आणविक को आयनिक में बदलना है, फिर बैलेंस करना है। आंसर जो आएगा वो आयनिक में आएगा, लेकिन जब आपका आंसर आयनिक में आएगा ना तो उसको फिर से आणविक में बदलना होगा। तो इन शॉर्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि आणविक रिएक्शन को आयनिक में बदलिए और जो आयनिक का आंसर आएगा उसे फिर आणविक में बदलिए। तो ये काम करना रहेगा, लेकिन हम लोग एक स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहले अभिक्रिया को, आज की क्लास में केवल इतना ही सीखना है आपको कि कैसे आप इस अभिक्रिया को आयंस में कन्वर्ट करें। सो दिस इज टू मच इजी। आपको संयोजकता पता होती है, चार्जेस पता होते हैं, चीजें बताई भी गई हैं किस पर कितना चार्जेस है, बस उसी के बिहाफ पर आपको चलना होगा। संयोजकता पता है ना आपको। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसे आयनिक रूप में लिखते हैं, तो आप चाहें तो एक लाइन लिख भी सकते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ चार्जेस। अच्छा, एक चीज आपसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे आपको पता है कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कंपाउंड ए संयोजकता है 2, कंपाउंड बी संयोजकता है 3, तो कंपाउंड कैसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 का मल्टीप्लाई करिएगा इधर और 2 का मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका, दिस इज A3B2। ऐसे अगर कोई कंपाउंड आपको दिया गया है, वैलेंसी है, आपको ऐसी वैलेंसी की मैंने 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ, तो कंपाउंड क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा, A2B। यही चार्जेस भी होते हैं आपके। पहले वाली स्पीसीज पर मोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिव चार्ज रहता है एंड जो बाद में आपको दिया जाता है स्पीसीज उस पर नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। तो इस तरीके से आपने चार्जेस अगर दिया जा रहा है कि +2 है, -1। ओके, लुक एट हियर। चार्जेस जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 1 का मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे। सो दिस इज AB2, तो यहाँ पर AB2 बनेगा। ऐसे ही आपको बन रहा है A3B2। ये तो सिंपल सी बात हुई। आपको जब ऐसे कोई कंपाउंड दे दिएगा, सपोज इसी के बिहाफ पर आप कोई कंपाउंड लिख कर दे रहे हैं और आपसे चार्जेस पूछेंगे कि आयन पर पर्टिकुलर चार्जेस क्या होने वाला है। अभी जैसे ये लिखा हुआ है आपका A2B3, अब ये A2B3 लिखा हुआ है। अब हमें पता करना है कि A पर चार्ज कितना है और B पर चार्ज कितना है, ये चीज पता करनी। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है वो A का चार्ज होगा, जो नंबर 3 लिखा हुआ है B का चार्ज होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने करना क्या होगा, ये कंपाउंड एग्जैक्टली बना कैसे हुआ था, तो वो मैंने आपको बताया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इट मीन जो जिसका नंबर है वो उसका नहीं, वो दूसरे का है ना। ये 3 किसका हो जाएगा, 2 का, और ये 2 किसका हो जाएगा, B का। तो चार्जेस क्या आने वाले हैं, दिस इज 3 हो जाएगा ना A, और ये कितना हो जाएगा, B पर चार्ज 2। अब चार्ज की बात करेंगे तो वैलेंसी लिखिए आपने, चार्ज की बात करनी तो साइन लगा दीजिए, पहले पॉजिटिव चार्ज बाद में नेगेटिव चार्ज। तो A पर चार्ज कितना आ गया, +3, और B पर चार्ज कितना आ गया, -2। दिस इज टू मच इजी। अभी इसी के बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये चीज आपने सीख ली होगी। अभी ऐसे ही आप रिएक्शंस को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखें जरा
क्या आएगा बेटा यहाँ पर SnCl2 लिखा हुआ है। अब Sn पर चार्ज कितना है, Cl का तो जनरल आपको पता होगा Cl का -1 चार्ज रहता है, तो Cl का -1 है, Sn पर चार्ज कितना है वो आप कैसे पहचानोगे, यहीं से आइडेंटिफाई करें। मैंने बोला ना ये जो नंबर लिखा वो किसका है, इसका नहीं है, Sn का है। सो Sn पर चार्ज कितना हो जाएगा +2 और Cl पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ Sn के साथ कुछ लिखा है क्या, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो कितना हो जाएगा 1। अब ऑब्वियस पहला वाला अगर पॉजिटिव है तो दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फिर जब आप बैलेंसिंग देखोगे ना तो आप ये देखोगे क्लोरीन है कितने, ये नंबर डिनोट कर रहा है कि क्लोरीन 2 है, बट चार्ज इसका नहीं डिनोट करता है, ये डिनोट करता है क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो पॉजिटिव साइन लगा लेते हैं कि Sn अलग हो गया है, Cl अलग हो गया है। तो इतना काम आपने करना है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ओके, दिस इज SnCl2। बड़ा बेसिक है, हमने आपसे क्या कहा, ये जो नंबर लिखा है Cl के साथ वो Cl की संख्या को प्रदर्शित करेगा, Cl की संयुक्ता को नहीं प्रदर्शित करेगा। संयुक्ता किसकी बताएगा, इसके साथ वाले की संयुक्ता बताएगा। ओके ना, तो Sn पर चार्ज कितना है बेटा, जो Cl पर नंबर लिखा हुआ है वो किसका हो जाएगा, Sn का। तो आप Sn के साथ 2 लिख रहे हैं, ये इसकी होगी वैलेंसी, और क्लोरीन के लिए वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि Sn के साथ कुछ नहीं लिखा हो, तो जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है। ओके, अब आप चार्ज लिख दीजिएगा, पहले पॉजिटिव होता है बाद में नेगेटिव आयन होता है, दैट्स व्हाई आपने ऐसे लिख लिया। क्लोरीन है कितने, 2 लिखे हुए हैं, तो चलिए 2 लिख देते हैं, बीच में पॉजिटिव साइन लगा ले रहे हैं तो दोनों आयन अलग अलग हो गए। ओके, ऐसे ही फिर से आगे बढ़ते हैं HgCl2 की तरफ। तो HgCl2 अभी आप देख करके जान पा रहे हैं, 2 लिखा हुआ है तो ये चार्ज किसका है, Hg का है, कितना है, पॉजिटिव। ओके, +2 हो गया, एग्जैक्टली 2 क्लोराइड आयन यहाँ पर भी आप लिख रहे हैं। ऑल्सो हियर SnCl4 की बात करनी है, SnCl4 4 था ना, चलिए Sn और Cl अलग कर लिया आपने। अब Sn पर चार्ज कितना होगा, जो क्लोरीन का नंबर है कितना है, 4 है ना, तो चलिए 4 लिख ले रहे हैं, और चार्ज कैसा, पॉजिटिव। क्लोरीन पर चार्ज कितना होगा, जो Sn का नंबर है, कितना है Sn का नंबर, 1 है ना, सो दिस इज 1। चार्ज कौन सा, माइनस, कितने क्लोरीन होंगे यहाँ पर, 4 लिखा हुआ है, 4 हो जाएंगे, बीच में पॉजिटिव साइन यूज करिएगा। एग्जैक्टली बढ़ते हैं हम लोग Hg2Cl2 की तरफ। अब Hg2Cl2 की बात करनी है। Hg2Cl2 अगर आप देखोगे तो बेटा Hg2Cl2 क्या आएगा, Hg, आप इस पर भी 2 लिख रहे हो, Cl यहाँ पर 2 लिखा है ना, इस पर भी 2 लिख रहे हो। अब यहाँ पर +2 लगा दोगे, यहाँ -2 लगा दोगे, नहीं, इस केस में पता है क्या होता है, एग्जैक्टली होता ये कि क्रॉस हो जाता है, सेम नंबर लिखा हुआ है, सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज +1 एंड -1। तो बस आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1। हाँ, बात अगर बैलेंसिंग की करनी तो आप बैलेंस कर सकते हो कि भाई 2 लिखा हुआ तो 2 Hg थे तो चलो हम 2 लिख दे रहे हैं, 2 क्लोरीन थे तो 2 लिख दे रहे हैं। लेकिन वैलेंसी वाइज अगर आप देख रहे हैं तो वैलेंसी के केस में ये नंबर क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। गॉट इट, केवल इतना सा पॉइंट आपके लिए था। तो ऐसे हम लोगों ने एक रिएक्शन लिख लिया हुआ है जो हमारा आयनिक फॉर्म में आ गया, बट स्पेसिफिक अभी आपका ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं आया हुआ है, ये तो आपने सबको अलग अलग किया हुआ। अब आपका एक काम है, यहाँ पर आपको एक ऐसे आयन देखने होते हैं, एक नहीं जो भी हो, जितने भी हो, कॉमन आयन जिनका वैलेंसी चेंज नहीं हो रहा होगा। दोनों साइड में आप देखोगे LHS और RHS में जिनके लिए वैलेंसी नहीं चेंज हो रहा है, ना तो उनका ऑक्सीकरण हो रहा है ना तो उनका अपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या भी नहीं घट रही है ना तो बढ़ रही है, इनको हम लोग बोलते हैं दर्शक आयन। दर्शक केवल बस बैठे देख रहे हैं एक दूसरे को, है ना, निहार रहे हैं, ऐसा वाला जिनका होता है स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं उनको। ओके, दर्शक इन द सेंस स्पेक्टेटर आयन। तो स्पेक्टेटर आयन इनमें कौन सा है, क्लोराइड, Cl, -1 -1 -1 -1, यहाँ भी -1 है, वहां भी -1 है, नो चेंज हो रहा है। नंबर से मतलब नहीं है, ये मत गिनिएगा कि क्लोरीन यहाँ पर 2 और 2 4 हैं, क्लोरीन वहां पर 6 हैं, इससे कोई इशू नहीं है। मैंने कहा कि चार्जेस चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनको देखना है। जैसे Sn कितना है, +2, यहाँ कितना हो गया, +4, और Hg कितना है, +2, यहाँ कितना हो गया, +1। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, आपको ये देखना है। स्पेक्टेटर आयन कौन से होंगे, जिनका कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है या रिडक्शन नहीं हो रहा है, इट मीन उनका जो चार्जेस है ना वो चेंज नहीं हो रहा है, वो आपका स्पेक्टेटर आयन होता है। तो आपने क्या करना होगा, कॉमन आयन या स्पेक्टेटर आयन जो है उसे हमें हटा देना है। Cl आयन दर्शक आयन है, दर्शक, इसी को क्या बोलोगे आप, स्पेक्टेटर। तो स्पेक्टेटर आयन को हटाने पर इसको हटा कर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे आप। अब इसके बाद जो कुछ भी बचेगा ना वो आपके लिए रिएक्शन होगा और आगे चल के हमें उसी को बैलेंस करना होता है। Sn +2
Hg+2 SN+4 एंड Hg+1। तो अब आपको ये रिएक्शन करनी है बैलेंस, ये रिएक्शन बैलेंस करने को आता है। तो आप इसे कोई भी मेथड से बैलेंस कर लीजिएगा, वो तो बहुत सारे मेथड हैं, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी तो हम केवल रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो ये नहीं कि डायरेक्ट आप इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं बस सब कुछ आयन आयन अलग कर देना। स्पेक्टेटेड आयन हटाने के बाद जो बचता है वो आयनिक फॉर्म ऑफ द रिएक्शन होता है। ओके, बैलेंस नहीं है, बैलेंस बाद में करते हैं, बट दिस इज द आयनिक फॉर्म ऑफ द रिएक्शन, दिस इज नॉट। ये क्यों नहीं है? क्योंकि अभी यहाँ पर स्पेक्टेटेड आयन हैं, दर्शक आयन भी इसमें हैं। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल आपने देख लिया हुआ है, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर 2 एग्जांपल हम आपको करने को भी देंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल आपके सामने है KMnO4 gives K2SO4 MnSO4 and Fe2SO4 का whole thrice in the bottom molecule. So this is the given reaction। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको वही काम करना है कि आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आयनिक रूप लिखने पर। ओके, देखते तो फिर कैसे लिखेंगे बेटा आयनिक फॉर्म में। चार्ज की बात करनी है, पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है? +1 होता है। तो जब इस पर +1 है तो बचे हुए पर क्या हो जाएगा? -1। ये पूरा देखना है MnO4 पर मैग्नेट आयन है। पोटेशियम का चार्ज आपको पता होता है? पोटेशियम का अगर पता है तो MnO4 का कितना हो जाएगा भाई? इस पर +1 है तो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा -1, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ता है। एग्जैक्टली वही वाली बात होगी आपकी। सो दिस इज K+1 चार्ज रहेगा आपका परमैंगनेट आयन, सिंगल नेगेटिव चार्ज है। एग्जैक्टली SO4 सल्फेट आयन पर डबल नेगेटिव होता है, तो Fe पर हो जाएगा कितना? डबल+2। and also here comes, look at here, 2H+ ion and sulfate ion, exactly 2 mole of potassium ion, sulfate ion, Mn+2 डबल नेगेटिव लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देख लीजिए। इसके लिए क्या Fe2 लिखा है ना, तो ये 2 नंबर इसका है और 3 नंबर इसका है, तो फिर क्या आएगा बेटा? Fe पर चार्ज आ जाएगा +3 और SO4 पर चार्ज आ जाएगा -2, और नंबर कितना है? SO4 है कितने? 3 है, 3 से मल्टीप्लाई। Fe कितने हैं? 2 है, ऐसे कर लेना है। और जो H2O होता है ना, उसे हम लोग आयनाइज नहीं करते हैं। अब इसके बाद में आप स्पेक्टेटेड आयन यहाँ से हटा दीजिए। कॉमन आयन हटाने के बाद में जो कुछ भी आपका बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉमन आयन यहाँ पर क्या है? स्पेक्टेटेड आयन पोटेशियम, देखिए नो चेंज, +1 दिख रहा है आपको। ऐसे ही आप देखोगे MnO4 तो क्या चेंज हो रहा है? Mn से Mn में जा रहा है। SO4 आपको दिख रहा है, SO4 यहाँ भी है और SO4 यहाँ भी है, वहाँ भी नो चेंजेस जा रहा है। पोटेशियम आयन एंड SO4 आयन्स आर स्पेक्टेटेड आयन, तो इनको हटा करके लिखेंगे, जो बचेगा वो क्या? परमैंगनेट आयन है MnO4 Fe+2 एंड हाइड्रोजन आयन ऑल्सो 2 मोल है, तो चलिए 2 लिख लीजिए, हालांकि कोई इशू नहीं है उसका, तो हमें बैलेंस करना ही होता है। एंड पोटेशियम हट गया, SO4 हट गया, क्या बचेगा बेटा? Mn+2 एंड Fe+3 2 मोल हैं और H2। सो दिस इज योर आंसर। अब इसे बैलेंस करना रहेगा, तो वो बैलेंसिंग तो हम लोगों को आती है, हम लोग सीख भी चुके हैं। अभी कल हम लोग एक प्रॉपर वे पर पूरा क्वेश्चन देखेंगे ऐसे। ओके, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस जो आपने देखे सीखे, किसी आणविक अभिक्रिया को कैसे हम आयनिक रूप में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे फिर बहुत सारे क्वेश्चन। आपने जो रिएक्शन बैलेंस की हुई हैं उन रिएक्शंस को आयनिक रूप में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, सीख जाइएगा। चलिए फिर भी हम आपको 2 क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप नोट डाउन करिएगा और खुद अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, SnCl4 एंड FeCl3। इधर कर लीजिए, 2 इधर कर लीजिए, +2 +4 +3 +2, ठीक है। एक और क्वेश्चन, +FeSO4 +H2SO4 is
K2SO4 plus एक सल्फेट अमोनियम सल्फेट एंड वाटर। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन। तो ये आपके सामने दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए। होमवर्क इन द सेंस प्रैक्टिस करनी है आपको। सो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ओके, ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, चेंज करना है आयनिक रूप में, और फिर इनका कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद में वो जो आयनिक का आंसर आता है उसे फिर से फर्दर कैसे चेंज करना होगा, कैसे लिखते हैं हम लोग आणविक रूप में, वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेज। तो आज स्टूडेंट्स आपको मैं उप समुच्चयों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय बताने वाला हूं। जैसे पहली प्रमेय है, प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। पहली प्रमेय है ये बच्चों की, रिक्त समुच्चय यानी नल सेट प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय। इसको हमें प्रूव करना है। जैसे स्टेटमेंट में आपको बता भी चुका हूं कि जो नल सेट होता है यानी फाई, वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय। लेकिन कौन सा, प्रॉपर सबसेट होता है, यानी यथार्थ उप समुच्चय होता है। आइए इसको प्रूव भी करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, सत्यापन। तो रिक्त समुच्चय होता क्या है, रिक्त समुच्चय को या तो फाई से प्रदर्शित करते हैं या सिर्फ मझला कोष्ठक लगा देते हैं। रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव मौजूद ना हो उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय कैसा समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो अब इसको मुझे प्रूफ करना है कि जो रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय। तो मैं मान लेता हूं कोई समुच्चय कैपिटल ए है, माना कैपिटल ए कोई समुच्चय है, कैपिटल ए कोई समुच्चय है, तथा फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय। फाई रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। तो सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि जो रिक्त समुच्चय होता है दैट इज फाई। फाई क्या होता है बच्चों, उप समुच्चय। उप समुच्चय का सिंबल ये है, लेकिन कैसा उप समुच्चय होता है, यथार्थ उप समुच्चय होता है। बट आपकी बुक में सिंबल अयथार्थ का भी लगा है। इसका मतलब क्या, या तो समुच्चय हो या उप समुच्चय हो, या तो आपस में क्या हो, बराबर। यानी इसको मुझे सिद्ध करना है फाई इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, या अगर आप इसको ऐसा भी लिखेंगे कि फाई प्रॉपर सबसेट ए तो भी गलत नहीं होगा। आप सिंबल चाहे उप समुच्चय का ये लगाएं, चाहे सिंबल आप ये लगाएं, बात सेम है। इस सिंबल में बस एक चीज, इसको बोलते हैं या तो उप समुच्चय है या तो बराबर है ना। तो आप ये प्रूफ कर दें या ये प्रूफ कर दें, बात एक ही है। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या है। रिक्त समुच्चय की परिभाषा होती है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना मौजूद हो उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। और उप समुच्चय की क्या परिभाषा होती है कि एक समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कब होता है, जब पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद हो। तो क्या लिखेंगे, चूंकि रिक्त समुच्चय की परिभाषा से हम जानते हैं, रिक्त समुच्चय की परिभाषा के अनुसार रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है।
ये रिक्त समुच्चय की परिभाषा है कि रिक्त समुच्चय की परिभाषा के अनुसार रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है। अब मान लीजिए कि अगर किसी समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है और ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव है, तो बताइए कि ये जो रिक्त समुच्चय फाई होगा वो ए का उप समुच्चय कब बनेगा? तो फाई ए का उप समुच्चय तब बनेगा जब फाई का प्रत्येक अवयव ए में हो। लेकिन डेफिनेशन क्या है कि फाई में तो कोई अवयव ही नहीं है। तो अगर फाई में एक भी अवयव नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय में जब अवयव ही नहीं है, तो इसका मतलब जिस समुच्चय में अवयव ही नहीं है तो वो तो रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव ही मौजूद नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय क्या होगा? किंतु रिक्त समुच्चय में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो ए में ना हो। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। फाई किसी भी रिक्त समुच्चय का फाई यानी रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय कब होगा? जब फाई का प्रत्येक अवयव किस में हो? उस समुच्चय में हो। तो भैया जब फाई में एक भी अवयव ही नहीं है तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि किसी सेट में अगर एलिमेंट ही नहीं होगा तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि उस सेट का कोई भी अवयव दूसरे सेट में ना मौजूद हो। तो हमने सीधे लिख दिया क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो ए में ना हो, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव होता ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। तो मैंने लिखा रिक्त समुच्चय में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो ए में ना हो, अर्थात जो फाई होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका? ए का। प्रॉपर सबसेट भी लगा सकते हैं या इम्प्रॉपर सबसेट भी लगा सकते हैं, दोनों ही केस सही है। तो ये हो गई पहली थ्योरम प्रूफ। अब बात आती है दूसरी थ्योरम की। दूसरी प्रमेय क्या है सबसेट की? दूसरी प्रमेय है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इसका सत्यापन भी बहुत सरल है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो मैं कोई समुच्चय मान लूं, माना कैपिटल ए कोई समुच्चय, माना कैपिटल ए कोई समुच्चय है, तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का, तो प्रत्येक समुच्चय का मतलब समुच्चय मैंने ए लिया, यानी ए को उप समुच्चय दिखाना है, यानी ए को सबसेट दिखाना है किसका? स्वयं का। स्वयं का मतलब ए खुद ए का सबसेट हो, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय तो होता है, लेकिन कैसा? आयतार्थ। तो यहाँ पर बच्चों आयतार्थ का ही सिंबल लगेगा, यानी मुझे ये प्रूव करना है ए इज प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बताइए अगर मैं इसको क्या बोलूं? मैंने अगर दो समुच्चय लिए ए और बी, तो ए बी का उपसमुच्चय कब होता है? जब ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद हो। तो बताइए ये ए इस ए का उपसमुच्चय कब बनेगा? जब इस ए का प्रत्येक अवयव खुद में मौजूद हो। तो बताइए अगर मैं ए सेट ले लूं क्या? 1 2 3, बताइए अगर मैंने ये सेट ले लिया a 1 2 3, तो बताइए क्या a का प्रत्येक अवयव a में मौजूद है? हाँ है। देखिए a का 1 a में है, a का 2 a में है, a का 3 a में है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, चूंकि a का प्रत्येक अवयव स्वयं a का अवयव है, अतः A is improper subset of A, यानी A स्वयं का क्या हो गया? उपसमुच्चय हो गया। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम थी ये। अगली थ्योरम आते हैं। अगली थ्योरम क्या है? प्रमेय 3। यदि कैपिटल A तथा कैपिटल B दो समुच्चय हैं,
यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी, और ये बच्चों डबल एरो का निशान मैंने लगाया। ये जो डबल एरो का निशान होता है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ। इसका पूरा अर्थ क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। हिंदी में यदि और केवल यदि। इस सिंबल को आप याद रखेंगे मैथमेटिक्स में कि अगर डबल एरो का सिंबल लगा तो उसे बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। क्या लिखा है, यदि a इक्वल b तो मुझे प्रूफ करना है a इम्प्रॉपर सबसेट b तथा b इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a, है ना। तो अब ध्यान दीजिए जरा, इसका सत्यापन कैसे करेंगे। देखिए ये सिंबल क्या है, यदि और केवल यदि। तो बच्चों मुझे क्या करना है, एक बार इस तरफ वाले पोर्शन को यूज करना है और ये वाला पोर्शन सिद्ध करेंगे, और एक बार हम इस तरफ वाले पोर्शन को लेके ये वाला पोर्शन प्रूव करेंगे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही है, डबल एरो का मतलब कि एक बार ये पोर्शन लेके ये पूरा पोर्शन लाएंगे और एक बार ये पोर्शन लेके ये वाला पोर्शन लाएंगे। तो क्या मैं सबसे पहले ले रहा हूं, दिया है सबसे पहले मैं लेफ्ट पोर्शन को लेके राइट पोर्शन लाऊंगा इसको, और फिर राइट पोर्शन को लेके लेफ्ट पोर्शन लाऊंगा। दिया है a बराबर b। a बराबर b का मतलब देखिए a और b दो समुच्चय हैं और बीच में क्या लगा है, बराबर समुच्चय। तो क्या है, लिखेंगे इसको, स्पष्ट है कि a तथा b बराबर समुच्चय हैं, क्योंकि a और b के बीच में कौन सा निशान लगा है, बराबर का निशान है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्पष्ट है कि a और b बराबर समुच्चय है। और बराबर समुच्चय की पहचान क्या है, परिभाषा में बता चुका हूं। a और b बराबर समुच्चय कब होंगे, जब a का प्रत्येक अवयव b में मौजूद हो और b का प्रत्येक अवयव a में मौजूद हो। तो इसको मैं यही लिख दूं, अर्थात a का प्रत्येक अवयव b में मौजूद है, अर्थात अब बताइए अगर a का प्रत्येक अवयव b में मौजूद है तो a सबसेट होगा b का कि नहीं होगा। किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो तो पहला सेट दूसरे सेट का क्या होता है, सबसेट। तो इसको मैं लिख सकता हूं a सबसेट b, और यहाँ पर आप इक्वल का भी निशान लगा सकते हैं, इम्प्रॉपर भी बना सकते हैं। अच्छा, और a बराबर b का मतलब a का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में है। तो a का प्रत्येक अवयव b में मौजूद है, इस लाइन को मैं लिख चुका हूं। अब क्या लिखूंगा, b का प्रत्येक अवयव a में मौजूद है, अर्थात आप बताइए इस डेफिनेशन में बताइए, b का प्रत्येक अवयव a में मौजूद है, b का प्रत्येक अवयव a में मौजूद है, तो b क्या हो गया, सबसेट किसका, a का, इस डेफिनेशन के अनुसार। तो b सबसेट a। तो बताइए मैं लेके क्या चला था, a इक्वल b लेके चला था और मैंने क्या ला दिया, अभी सिंगल एरो लगा रहे हैं, सिंगल एरो, क्योंकि मैं इससे इसको प्रूव कर रहा हूं। क्या लेके चले और क्या ला दिए, a सबसेट b तथा b सबसेट a। यहां पर आप इम्प्रॉपर सबसेट भी लगा सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब उल्टा काम करते हैं इसमें, मतलब राइट पोर्शन को लेते हैं और लेफ्ट पोर्शन लाते हैं। पहला पार्ट मैंने प्रूव कर लिया इसका। दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट हमको क्या दिया है, a सबसेट है b का तथा b सबसेट है a का। कैसा, इम्प्रॉपर। बताइए a सबसेट है किसका, b का। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, a का प्रत्येक अवयव b में मौजूद है। यही तो डेफिनेशन हुई। अगर a सबसेट है b का तो इसका अर्थ क्या हुआ कि a का प्रत्येक अवयव b में मौजूद है, और b सबसेट है a का, इसका मतलब क्या हुआ, b का प्रत्येक अवयव a में मौजूद है। अब इसी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल है। a का प्रत्येक अवयव b में मौजूद है और b का प्रत्येक अवयव
ए में मौजूद है ना। जैसे दो लोग हों, अगर एक के पास मोटरसाइकिल है कोई कंपनी की और दूसरे पास भी उसी कंपनी की मोटरसाइकिल है, दोनों के पास इक्वल कंपनी की मोटरसाइकिल है ना, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है और इस लैंग्वेज से बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद है, प्रत्येक अवयव ए में मौजूद है, अतः तो डेफिनेशन किसकी निकल रही, ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है, बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद है, यानी ए और बी बराबर समुच्चय हैं। अतः ए एवं बी कैसे समुच्चय हैं, बराबर, अथवा बराबर को और क्या बोलते हैं, सम समुच्चय हैं। अर्थात A इज इक्वल टू बी, है ना। अब की बार हम क्या लेके चले थे, अब की बार हम लेके चले थे A सबसेट है B तथा B सबसेट है A, और हमने लाया क्या, इन दोनों को यूज किया और लाया A बराबर B। अब लास्ट में लिखेंगे, हम दोनों पार्ट प्रूव कर चुके ना, तो अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम A इक्वल B लेके चले थे तो हमने क्या लाया, A सबसेट है B तथा B सबसेट है A, और जब उल्टा यानी इस तरफ वाला पोर्शन लिया तो ये आ गया, यानी डबल एरो लगा देंगे, प्रूव हो गया। तो बच्चों आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ समुच्चयों पर आधारित कुछ प्रमेय आपको बताएंगे। अब मैं अगले दिन भी इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू। Hello student, have a wonderful morning to one and all. I welcome you on a video lecture class. My dear student, we have started the new topic, that is synthesis, the topic synthesis, and in this topic we have completed the first rule of the sentence. The first rule that is the participle, using participle. The first rule was this, using participle. Fine. So in using participle, we came to know that what is present participle, what is past participle, and what is past perfect participle. So present participle. Present participle. The second one is past participle, and the third one is past perfect participle. Okay, so student, look at the board. Present participle. I taught you what is present participle. I taught you in your previous class what is present participle. Present participle is the ing form of the main verb. Present participle is the ing form of the main verb, and we use present participle. We use present participle whenever the work is done continuously. Whenever the work is done continuously, there is no time gap between two or more sentences. There is no time gap between two or more sentences. So that is your present participle. So present participle having ing plus first form of the main verb. Fine. And the Hindi meaning of this one is करके and will. This is the Hindi meaning that consists in present participle. Present participle में ये meaning consist होता है ing form of the main verb, and in most of the cases we use same subject in both the sentences. करके and will, this type of the meaning consists in present participle type of the sentences. Okay.
So student, present participle we have taught earlier, and one more type of the sentences. One more type of the sentences, just like whenever being is used in your sentence, B-E-I-N-G, being. Whenever, not being, whenever is, are, am, and was, were. Whenever is, are, am, and was, were are used in the sentence, is, are, am, was, were are used in the sentence. So these are the words. These are the words that will be changed into being, जो कि being में change किए जाएंगे. ये सारे words किसमें change किए जाएंगे? Being में change किए जाएंगे. So whenever in the sentence there is no main verb, and in the sentence is, are, am, and was, were are used, so we have to change them into being. आपको उनको being में change करना है. So why we have to change into being? Because there is absence of the main verb. There is absence of the main verb. So whenever the absence of the main verb, we have to change into being. Because being किससे बना हुआ है? Be the actual word is be. The actual word is be, and these are am and was were. These are the family member of be. These are the family member of be. B के family member है. B means क्या होता है? B means मोना. ये B के family member है. तो जब भी sentence में अगर ये आता है कि I was ill, this is the one sentence, and the second one is I did not attend the class. So I was in में आप देख रहे हैं कि there is no main verb in the sentence. There is no main verb in the sentence. So whenever there is an absence of main verb in the sentence, we have to change the particular helping verb. Either is, are, am, was, were, whatever it is used, you have to change them into being. आपको उसको किसमें change करना है? Being में. So being ill, I did not attend the college. I was hungry, I took my food. The sentence is before you. I was hungry, I took my food. So I was hungry. Fine. So was is not its main verb. Was is not its main verb. Was is the helping verb. Was is the helping verb of the subject. Fine. And hungry, bhuka, it's adjective. Fine. It's adjective. Hungry means bhuka, it's adjective. And what is the noun of this one? Hunger. Noun of this one is hunger. The noun of hungry is hunger, and the noun of thirsty is thirst. Thirsty means pyasa, thirst means pyas. Fine. So whenever the absence of main verb is in the sentence, we have to use being. आपको क्या लगाना है? आपको being लगाना है. So student, you have got present participle. In present participle, two sides of the sentence will come. In the first one, the ing form of the main verb will be used, the continuation of the verb, and in the second type of the sentence, is, are, and was verb will be used, and we have to change them into being. आपको किसमें उनको चेंज करना है? being में चेंज करना है. किसमें चेंज करना है? being में चेंज करना है. So student, this is the present participle. Then the next one is past participle. So student, past participle is the third form of your main verb. Past participle is the third form of the main verb, and using as an adjective. ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरीके यूज होगा, एक विशेषण की तरीके यूज होगा. It will not be used as a third form of the main verb. एक वर्ब सेंटेंस में थर्ड फॉर्म की तरीके नहीं यूज होगा, बट हाउ विल इट बी यूज्ड? It will be used as a adjective of the sentence. Suppose that there is a sentence, I found my pen. I found
my pen, and the second one is it was lost. Okay, I found my pen, it was lost. So, how will you combine these two sentences into one? How will you change the sentence into simple one? Because there are two sentences. The first one is I found my pen, and the second one is it was lost. So, what is the main verb in the sentence? The main verb in the sentence is found. This is the main verb. Okay, and this one is it was lost. So the sentence is written in passive voice because whenever is, are, am and was were are used with the third form of the main verb. Third form of the main verb is there, so it is the passive voice sentence. Okay. So here it is used for which? It is used for my pen. So I found my. Okay. I found mine, and here lost. Lost is the third form of the main verb. Lost pen. Fine. So whenever the third form of the main verb, comes before a noun, एक noun से पहले आता है, so it will not work as the main verb. It will work as an adjective of the sentence. So here it is showing the quality of the pen. ये पेन की क्वालिटी को दिखा रहा है, यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर रहा है. दिस वर्ड इज क्वालिफाइंग द पेन. आई फाउंड माई लॉस्ट पेन. मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया. सो व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस? द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट. इट्स अ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, एंड हियर द लास्ट वर्ड, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, बट here it is not used as a third form of the main verb. It is used as an adjective. It is used as an adjective. Okay. So student, one more example for you. It's my room. I have decorated it. Okay, so how will you change it? It is my own decorated room. Okay, so here it's my own decorated. Own means my खुद का, ये मेरा खुद का डेकोरेट किया हुआ रूम है. रूम is the noun. Fine, it's the place, and decorated. So decorated here the third form of the main verb, but it comes before a noun. So here it is working as an adjective of the sentence. So student, you have seen the past participle and the present participle and past participle are completed. And in your next class we will continue the past perfect participle. It's enough for you today. So thank you and have a nice day to everyone. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों, आज मैं आपको साखी नामक शीर्षक जो कबीरदास द्वारा रचित है के दोहों की व्याख्या पढ़ाऊंगी. इसके पहले भी मैंने आपको साखी शीर्षक के अंतर्गत दोहों की व्याख्या पढ़ाई थी. साथ ही मैंने आपको गृह कार्य दिया था, उसे आपने अपनी HW की कॉपी पर कर दिया होगा. आज मैं आपको साखी संख्या 10 की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ. इसके साथ ही बच्चों, मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि साखी जो है दोहा छंदों में लिखी गई है. किस छंदों में लिखी गई है? दोहा छंद में. और किसके द्वारा रचित है? कबीरदास द्वारा रचित है. चलिए देखिए. यहु तन जरो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिखी राम पठाऊं. कबीरदास जी ने यहाँ पर नाम स्मरण की महत्ता का वर्णन किया है, जिसके कारण यहाँ पर बच्चों भक्ति रस है, अनुप्रास अलंकार है, और जैसे लिखी लिखी शब्द आया है
यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है और उसका अर्थ एक ही होता है तो वहां पर बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, यह तन जरों मसी करूं, मैं इस शरीर को, जरों माने जलाकर, मसी माने होता है स्याही, मैं इस शरीर को जलाकर इस शरीर की क्या बनाऊं? स्याही बनाऊं। लिखो राम को नाम, नाम माने होता है नाम, और उस स्याही से मैं निर्गुण निराकार राम के नाम को लिखूं। लेखनी करूं करंक की, करंक माने होता है हड्डियों की, मैं अपनी हड्डियों की, लेखनी माने होता है कलम, मैं अपनी हड्डियों की क्या बनाऊं? कलम बनाऊं, और उस कलम से उस शरीर को जलाकर जो स्याही बनाई गई है उससे राम के नाम को लिख लिख राम पठाऊं, राम के नाम को लिख लिख कर भगवान तक उसे संप्रेषित करूं या भेजूं। एक बार पुनः आप इसकी व्याख्या को देख लें। यहु तन जारों मसी करूं, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिखी राम पठाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस नश्वर शरीर को जलाकर इसकी क्या बनाऊंगा? स्याही बनाऊंगा, और अपनी हड्डियों की लेखनी यानी कलम बनाऊंगा, और उससे प्रभु श्री राम निर्गुण निराकार राम के नाम को लिखकर राम तक, ईश्वर तक उसे पहुंचाऊंगा या संप्रेषित करूंगा। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा कि कबीरदास की जो राम है वो निर्गुण निराकार राम है, वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। कबीर ने कहा भी है कि राम नाम तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। तो यहाँ राम प्रभु श्री राम नहीं है बल्कि निर्गुण निराकार राम है। बच्चों आ गया होगा समझ में। अब हम आते हैं दोहा संख्या 11 पर। कबीरदास जी कहते कै बिरहिन बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षणा मुंह पे सहा न जाए। कबीरदास जी कहते कि बिरहीन, बिरहीन मतलब बिरहणी आत्मा। क्यों बिरहणी? कबीरदास जी ने जो है आत्मा को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में माना है, और परमात्मा से अलग होकर जो आत्मा है वो बिरहणी नायिका के समान है। तो कबीरदास जी कहते हैं कै बिरहिन को मीच दे, हे प्रभु या तो इस बिरहणी आत्मा को मृत्यु दे दो, कै आपा दिखला, आपा माने होता स्वरूप, या अपने स्वरूप का दर्शन करा दो। 8 पहर का दाक्षणा, दाक्षणा माने होता है बच्चों जलाना, और 8 पहर क्या होते हैं? एक दिन यानी 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, और एक पहर जो होता है वो 3 घंटे का होता है। 8 पहर का दाक्षणा, पूरे दिन यानी 8 पहर का विरह की अग्नि से जलना, मुंह पे सहा न जाए, अब उससे सहा नहीं जाता है। बच्चों यहाँ पर भी जैसे दिखलाई आया है, जाई आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ भक्ति रस है, और जहां भक्ति रस होता है बच्चों वहां गुण कौन सा होता है? प्रसाद गुण होता है। एक बार पुनः इसकी व्याख्या में पढ़ाने जा रही हूँ। कै बिरहिन को मीच दे, कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, इस आत्मा रूपी बिरहणी को या तो आप क्या दे दो? मृत्यु दे दो। कै आपा दिखला, या अपने स्वरूप का दर्शन करा दो। 8 पहर का दाक्षणा, मुझसे ये 8 पहर आपकी विरह अग्नि में जलना, मुंह पे सहा न जाए, अब मुझसे सहा नहीं जाता। बच्चों ये जो साखी शीर्षक हम पढ़ रहे हैं, इसकी भाषा क्या बताई थी मैंने पूर्व के वीडियो में? इसकी भाषा है, कबीर की भाषा जो है वो सदुक्कड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? ध्यान रखेंगे इसको, सदुक्कड़ी। बहुत स्पष्ट तरीके से इसको देखिएगा कैसे लिखा गया है, सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी का मतलब होता है साधुओं की या संतों की भाषा। आ गया बच्चों समझ में? अब हम आते हैं साखी संख्या 12 पर, दोहा संख्या 12 पर। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। बच्चों देख रहे हैं आप, रा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।
कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीर रेख सिंदूर की, सिंदूर माने होता है सिंदूर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं वो अपने मांग में सदैव सिंदूर को ही धारण करती हैं। काजल दिया न जाए, वहां पर कभी भी काजल को लगाया नहीं जाता, अर्थात किसी अन्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। नैन रमैया रमिया, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में रमि माने रम गया है, रमि माने राम, वो निर्गुण निराकार राम क्या हो गया है, बस गया है, दूजा कहाँ समाये। अब किसी दूसरे ईश्वर के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। बच्चों फिर से व्याख्या इसकी मैं पढ़ाना चाहूंगी। कबीरदास कहते हैं कबीर रेख सिंदूर की, सिंदूर माने क्या बताया बच्चों, सिंदूर। कबीरदास जी कहते हैं कि सौभाग्यशाली जो स्त्रियां होती हैं वो अपनी मांग में सदैव सिंदूर को ही धारण करती हैं। काजल दिया न जाए, वहां पर काजल के लिए कोई स्थान नहीं होता, अर्थात मांग में सदैव सौभाग्य का सूचक सिंदूर ही सुशोभित होता है, किसी अन्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसी तरह नैन रमैया रमि रहा, उसी तरह मेरे नेत्रों में निर्गुण निराकार राम का स्वरूप बस गया है, दूजा कहाँ समाये। अब किसी और के लिए उसमें कोई स्थान नहीं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे साखी संख्या 13 पर। ये जो दोहा है ये रहस्यवादी दोहा है। जब हम योग साधना करते हैं, हठ योग साधना करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसका यहाँ पर क्या किया है, कबीरदास जी ने प्रयोग किया है, कबीरदास जी ने वर्णन किया है। इन्हें उलटवासियों के नाम से भी जाना जाता है। कबीरदास जी कहते हैं सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गढ़ माही। सबसे पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं। सायर का मतलब होता है सागर, सीप तो आप जानते ही हो, स्वाति एक नक्षत्र होता है, उसकी बूंदें होती हैं, नीपजे माने उत्पन्न होता है, शून्य शिखर माने होता है ब्रह्मरंध्र। बच्चों आपने देखा होगा हठ योग की साधना या साधना ज्ञान योग की साधना, जब ज्ञान योग की साधना की जाती है तो परस्पर कुंडली जागृत कराई जाती है और अंत में मस्तिष्क पर ब्रह्मरंध्र नामक स्थान होने पर वहां पर जो है अलौकिक प्रकाश जागृत होता है और कहते हैं कि उस परमात्मा के तब हमें क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। तो देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, सायर नाही सीप बिन। कबीरदास जी कहते हैं ना तो वहां सागर है और ना ही वहां पर क्या है, सीप है, और स्वाति बूंद भी ना है और ना ही वहां स्वाति की बूंद का जल है। कबीर मोती नीपजे, कबीरदास जी कहते हैं फिर भी वहां ज्ञान रूपी मोती जो होता है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। शून्य शिखर गढ़मानी, ब्रह्मरंध्र योग साधना के चरम बिंदु ब्रह्मरंध्र पर पहुंच जाने पर ज्ञान रूपी मोती उत्पन्न होता है। और जब वो ज्ञान रूपी मोती उत्पन्न होता है तो आत्मा को अपने स्वरूप का और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बच्चों थोड़ा सा मैं आपको व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा इस बात को बताना चाहूंगी। अगर आपने देखा हो शक्तिमान धारावाहिक कभी, तो देखा होगा कि शक्तिमान जब समाधिस्थ होकर बैठता है, ध्यान की अवस्था में बैठता है, तो आपने देखा होगा पीछे से चक्र दिखाई देते हैं, उन्हीं को कुंडली जागरण कहते हैं। तो जब अंतिम अवस्था में 7 कुंडलियां होती हैं, जब हम अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं तो उसे ब्रह्मरंध्र बोला जाता है और कहते हैं कि वहां से एक अजस्र प्रकाश निकलता है और तब हमें अपने और परमात्मा के स्वरूप के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। तो एक बार पुनः इस व्याख्या को पढ़ लीजिए। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे, शून्य शिखर गढ़माई। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान योग की साधना में ना ही क्या होता है, सागर होता है, ना ही वहाँ सीप होती है और ना ही वहाँ स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद होती है, परंतु फिर भी ब्रह्मरंध्र या शून्य शिखर पर ज्ञान रूपी मोती उत्पन्न होता है। बच्चों अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे
वो है साखी संख्या 14 या दोहा संख्या 14। अपने पूर्व के वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि कबीर का मानना था कि ईश्वर को हम ज्ञान के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कबीर ने परमात्मा को पति के रूप में और आत्मा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। कहा भी है कि परमात्मा का अंश आत्मा है और ना जाने किस कारण बस आत्मा परमात्मा से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। यदि वो सत्कर्म करती है तो ज्ञान को धारण करती है, तो ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा से फिर आत्मा का क्या हो जाता है, एकाकार हो जाता है। तो यहाँ पर इसी बात की क्या की गई, चर्चा की गई। देखिए साखी संख्या 14 पर आइए। पानी ही तय हिम भया, हिम होई गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं पानी ही तय हिम भया, पानी जो था जब ठोस अवस्था में आया तो किसमें परिवर्तित हो गया, हिम, बर्फ में परिवर्तित हो गया। हिम होए गया बिलाय, और एक समय ऐसा आया कि बर्फ पिघलकर पुनः पानी के रूप में परिवर्तित हो गई। जो कुछ था सोई भया, इस प्रकार कबीरदास जी कहते कि जो जिससे उत्पन्न था, हुआ था, वो उसी में क्या हो गया, मिल गया। अब कुछ कहा न जाए, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कबीरदास जी कहते उसी तरह जैसे पानी से बर्फ बनती और बर्फ पुनः पिघलकर पानी में परिवर्तित हो जाती है, उसी तरह आत्मा परमात्मा का अंश है और वह उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति होने पर आत्मा जो है वो परमात्मा में पुनः मिलकर एकाकार हो जाती है, अर्थात जिससे वो उत्पन्न होती है उसी में वह मिल जाती है। बच्चों आ गया होगा आपको समझ में। फिर 15 नंबर साखी पर आते हैं। पंखी उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहू देश। बच्चों यहाँ विभावना अलंकार है। साखी संख्या 14 में जो नीचे की पंक्ति है, पानी पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहू देश, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार। कबीरदास जी ने जो है यहाँ पर संसार की नश्वरता का क्या किया है, वर्णन किया है। क्या कहते हैं कबीरदास, पंखी उड़ानी गगन को, आत्मा रूपी जो पंक्षी था वो कहाँ को उड़ गया, अंतरिक्ष को या आकाश को उड़ गया। पेंड रहा परदेश, पेंड माने होता है शरीर, 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर था वो इसी देश अर्थात संसार में पड़ा रह गया। पानी पिया चंच बिन, उस पंक्षी ने, आत्मा रूपी पक्षी ने बिना चोच के ही ज्ञान रूपी जैसे ही ईश्वर के साक्षात्कार रूपी जल को पिया, भूल ही गया यह देश। तो वह इस देश अर्थात संसार की मोह माया संबंधों को क्या कर गया, भूल गया। एक बार पुनः इसकी व्याख्या को देखिए। पंखी उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिनु, चंचु होना चाहिए, चंचु बिनु, भूल ही गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आत्मा रूपी पक्षी था वो मृत्यु हो जाने के उपरांत क्या हुआ, आकाश या अंतरिक्ष को उड़ गया और पिंड रहा परदेश। पिंड माने होता है शरीर, 5 तत्वों से निर्मित। 5 तत्व कौन कौन से बच्चे होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। इन 5 तत्वों से ही यह नश्वर शरीर क्या होता है, निर्मित होता है और मृत्यु उपरांत इन्हीं 5 तत्वों में हमारा यह नश्वर शरीर विलीन हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं पिंड रहा परदेश, जो 5 तत्वों से निर्मित शरीर था वो इसी संसार में पड़ा रह गया। पानी पिया चंच बिन, आत्मा ने जैसे ही उस आत्मा रूपी पक्षी ने बिना चोच के जैसे ही ईश्वर के दर्शन रूपी जल को पिया, भूल ही गया यह देश। तो इस देश के, इस संसार के मोह माया रूपी जो संबंध थे उन सभी को वो क्या कर गया, भूल गया। बच्चों ये जो हम साखियां पढ़ रहे हैं ये रहस्यवाद से संबंधित हैं, ठीक है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। भाषा कौन सी पढ़ रहे हैं, सदुक्कड़ी भाषा पढ़ रहे हैं। अधिकांश दोहों में आपने अनुप्रास अलंकार हर दोहे में है। लक्षणा शब्द शक्ति, कहीं कहीं व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया गया है, जैसे दोहा संख्या 13 पर व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद है, सारे दोहा छंद है।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में भी जारी रखूंगी। हैव अ नाइस डे।